गुड इवनिंग बच्चों। आज की क्लास में हम ज्योग्राफी का संसाधन चैप्टर का ऑब्जेक्टिव का क्लास लेने वाले हैं। और सभी बच्चों कैसे हैं? आशा करते हैं कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मेहनत से पढ़ते होंगे। ठीक है, आइए बच्चों, वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आज से सेशन क्लास किया जाएगा, स्टार्ट किया जाएगा। आइए, कोयला किस प्रकार के का संसाधन है? कोयला किस प्रकार के संसाधन है? अनवीकरणीय। कोयला अनवीकरणीय है संसाधन। जैसे हम कि कोयला अनवीकरणीय का मतलब पुराना, यानी कि नवीकरणीय यानी कि नया नहीं, नया नहीं, पुराना होता, पुराना। ठीक, या तो परंपरागत तरीके से कोयला भी परंपरागत तरीके का उद्योग है। अगला क्वेश्चन, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा पुनः पूर्ति योग्य यानी कि पुनः पूर्ति योग्य ऊर्जा है, संसाधन है। जैसे में कि सौर ऊर्जा को हम पुनः से बना सकते हैं, यानी कि सूर्य के ऊर्जा से, सौर प्लेट के सहायता से हम पुनः ऊर्जा बना सकते हैं। इसी को पुनः पूर्ति योग्य कहते हैं, यानी कि पूर्ति योग्य, फिर से पूर्ति योग्य किया जाना ही पुनः पूर्ति योग्य किया कहलाता है। अगला क्वेश्चन में है, तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? 200 नॉटिकल मील जो है अपवर्जक कहलाता है। जैसे हम कि समझाते हैं, जो समुद्र के तट रेखा है, जो समुद्र के तट रेखा वहाँ से 200 नॉटिकल मील दूर तक ले कोई भी अब यानी कि काम नहीं कर सकते, अपवर्जक माना जाता है। उसी को से कहते हैं अपवर्जक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र। ठीक, अगला आइए, 4 नंबर में, डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है किन संसाधन से? डाकुओं यानी कि इसका आंसर हो जाएगा संसाधनों के अनियमित विदोहन से। अनियमित विदोहन से जैसे हम कि समझिए, डाकू जब मानो कि कोई भी आदमी रहेगा, यानी कि सरकार रहेगा, तो उसको जनता है नियमित रूप से उसका यानी कि उपयोग किया जाएगा। जिसके कोयला को कोई ले लिया ठेका पर कोई भी आदमी, तो उसको कैसे किया जाएगा? उसका दोहन कैसे करता? जितना होगा उतना चाहेगा कि हम पैसा कमाएं उससे। इसी कारण से जितना मन ततना वो निकाल लेगा कोयला। लेकिन सरकार लेकिन आगे के पीढ़ी को देखते हुए ही उसका यानी कि जो होता निकालता है कोयला या उसका उपयोग करता है अगला पीढ़ी को देखते हुए, जिसे कि सतत पोषणीय कहा जाता है उसे। ठीक, यही हुआ। जैसे कि डाकू जो है, डाकू का अर्थव्यवस्था का संबंध, डाकू जैसे तैसे लूटेगा और जितना मन तितना बहुत सारा विदोहन कर देगा जितना भी है। जैसे कि कोयला को जब लूट लेगा डाकू यार, तब जैसे होगा उसे ना उपयोग करेगा, जितना से अधिक करेगा, यानी कि उपयोग से भी अधिक निकाल के बर्बाद कर देगा। उसी को डाकियों की अर्थव्यवस्था का संबंध में ये संसाधन है। संसाधनों का अनियमित यानी कि नियम के अनुसार नहीं किया जाता है, उसका विदोहन करते रहता। अगला क्वेश्चन है, समुद्री क्षेत्र में राजनैतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? इसका आंसर होगा 19.2 किलोमीटर तक। जैसे हम कि समझो, इतना 19.2 किलोमीटर तक ले समुद्रीय क्षेत्र जो है ना राजनीतिक सीमा के अंदर संपदा निहित रहेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन आइए, पर्यावरण संरक्षण हेतु यानी कि हेतु विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? इस क्वेश्चन का आंसर
आपको 2 मिनट 2 सेकेंड या में देना है, जो कि दिए हैं टाइम 2 सेकेंड, जल्दी करिए। पर्यावरण संरक्षण संरक्षण पहला विश्व सम्मेलन कब हुआ था, आयोजित कब हुआ था, पता है? 1972 में। इसका आंसर कब होगा? 1972 में होगा। पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए कब विश्व में शिखर सम्मेलन बुलाया गया था? 1972 में। क्योंकि जो पर्यावरण का प्रदूषित हो रहा था न, तो बहुत सारा प्रदूषित हो रहा था। कोई अधिक से अधिक कार्बन कोई देश कर रहा था, कोई बहुत सारा देश अधिक कार्बन का उत्सर्जन करता था। इसी कारण से पर्यावरण गंदगी से भर रहा था, इसी कारण से। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक संसाधन है? अजैविक संसाधन है नदी। इसका आंसर क्या होगा बच्चों? नदी होगा। निम्न में से कौन सा अजैविक संसाधन है? और नदी है। अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? अभी तुरंत 1 नंबर या 2 नंबर हम क्वेश्चन बताए हैं कि नवीकरणीय ऊर्जा और अनवीकरणीय ऊर्जा में क्या अंतर होता है। सौर ऊर्जा इसका आंसर है। नवीकरणीय का मतलब नया होता है, नवीकरणीय का मतलब नया, और अनवीकरणीय का मतलब पुराना। और नया में अभी आधुनिक में सौर ऊर्जा यानी हाल फिलहाल में आया है। और कोयला ऊर्जा जो था, प्राकृतिक ऊर्जा जो था, तो ये सब जो था पेट्रोल डीजल वो सब कौन में था? अनवीकरणीय में या परंपरागत ऊर्जा में। वो परंपरागत तरीका से आता था, जैसे में कि अपना दादा परदादा के ही ज़माने से वो आता जा रहा है। कोयला, जैसे में कि कोयला है, जैसे में डीजल है, पेट्रोल है, ये सब जो है ना परंपरागत है। और नवीकरणीय पुराना तरीका, लेकिन नया में आएगा सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सब नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। ठीक, अगला क्वेश्चन आइए। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन यानी सम्मेलन हुआ था? अच्छा, ये वाला अच्छा बता सकता है अभी तुरंत में जो क्वेश्चन हुआ है कि प्राकृतिक संरक्षण के लिए कौन सा विश्व शिखर सम्मेलन हुआ, कब हुआ था बताइए तो, पता है किसी को? 1972 में। अभी तुरंत हम बताएं इसका प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण, जो संसाधन प्राकृतिक संसाधन जैसे कोयला हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सब का संरक्षण के लिए कि अति दोहन ना करे, यानी अनियमित दोहन ना करे, यानी कि जितना उपयोग में होता उतने ही करे। इसीलिए उसका कन्वेंशन यानी सम्मेलन हुआ था 1968 में। 1968 में हुआ था अफ्रीकी कन्वेंशन। इसको अफ्रीका हुआ था, इस नाम को अफ्रीकी कन्वेंशन कहा गया। ठीक, दूसरा अगला 10 नंबर क्वेश्चन, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन न्यूयॉर्क में हुआ था। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में। अगला क्वेश्चन, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? अभी तुरंत बताएं, नवीकरणीय संसाधन है। और पवन ऊर्जा कमेंट में आप सब आंसर दीजिएगा, पवन ऊर्जा कौन सा संसाधन है? इसको आप पर छोड़ते हैं पवन ऊर्जा को। और आइए अगला क्वेश्चन पे, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? अभी तुरंत आया है। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? पुनः पूर्ति योग्य भी है। ये सौर ऊर्जा बहुआ नवीकरणीय भी है, आधुनिक भी है, गैर परंपरागत भी है और पुनः पूर्ति योग्य भी है। ये क्वेश्चन पहले कराया गया कि सौर ऊर्जा को पुनः पूर्ति योग्य किया जा सकता है, यानी पुनः से यानी कि फिर से उसको प्राप्त किया जा सकता है सौर ऊर्जा को, यह बताया गया। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता? 5 जून को। कब मनाया जाता बच्चों? 5 जून को मनाया जाता। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है पृथ्वी। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था बच्चों? अभी तुरंत आंसर करके जल्दी बताओ। रियो डी जनेरियो में हुआ था, रियो डी जनेरियो में। और एक क्वेश्चन फिर से देते हैं आपको कि कमेंट में बताना है कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। ये आप पर छोड़ा जा रहा है क्योंकि ये अभी तुरंत इसके पहले ये सवाल बताया गया। कमेंट में बताइए जल्दी कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, जल्दी। और अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन अनवीकरणीय संसाधन? अनवीकरणीय मतलब पुराना संसाधन, परंपरागत संसाधन कौन है? जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन उसी को बोलेंगे, जैसे कि जीवाश्म ईंधन में आ जाता है पेट्रोल, कोयला, ये सब जो है जीवाश्म ईंधन है। डीजल, ये सब जीवाश्म ईंधन है। क्योंकि जो डीजल पेट्रोल हमको मिलता है ना बउआ, कई करोड़ों वर्ष जब पेड़ पौधा, जैसे कि कई करोड़ों वर्ष पहले भूकंप आया होगा, ठीक, वहाँ पे पेड़ पौधा मनुष्य जितना भी जीव जंतु है उसके अंदर दबा के एकदम से पूरा मर गया होगा। उसके बाद कई सालों बाद धीरे धीरे वही जीवाश्म, जो जीव वहाँ पे मरा है, जीवाश्म का वही ईंधन के रूप में धीरे धीरे परिवर्तित हो जाता है, वही लिक्विड के पदार्थ में हो जाता है, उसी को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। इसके अंतर्गत डीजल पेट्रोल ये आदि आता है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन हम कराने वाले हैं। आइए दोस्तों, इसमें पहला फिर दूसरा यानी कि को क्या तो हो गया ऑब्जेक्टिव, अभी खो में आते हैं। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? अधिक सिंचाई निम्नीकरण का पंजाब में है, ठीक, अधिक सिंचाई होता है। ये सब तो याद होगा, सबको याद होगा, अधिक सिंचाई के कारण पंजाब में निम्नीकरण होता है। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? उत्तराखंड राज्य में सोपानी कृषि प्रसिद्ध है, ठीक, और प्रचलित भी है। वहाँ पे ज़्यादा मात्रा में सोपानी कृषि किया जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन आते हैं 3 नंबर पर आते हैं कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ हुआ था? किस राज्य में हुआ था? मरुस्थलीय मृदा मतलब मट्टी, और मरुस्थलीय मतलब बंजर भूमि, जहाँ पर कोई घास भूसा जो होता कृषि उपजाया नहीं जाता, उसे मरुस्थलीय मृदा कहते हैं, मरुस्थलीय मिट्टी कहते हैं, जो कि राजस्थान में बहुत सारा पाया जाता है। राजस्थान में मरुस्थलीय मृदा अधिक मात्रा में पाया जाता है, वहीं विस्तार है इसका, ठीक। अगला क्वेश्चन, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? बताओ कि मेढक को जो प्रजनन करता, उसका जब मानो कि मेढक रहता पानी में, ठीक, अब पानी में जब खेत उत में रहता, जब हम खेत में डाल देते हैं, जैसे कि खाद रसायन पदार्थ हम जब डालते हैं फसल में, तो उसका जो प्रजनन रहता है ना, वो एकदम नष्ट हो जाता, ख़त्म हो जाता। तो उस कौन सा पदार्थ है? एंड्रीन पदार्थ के कारण उसका प्रजनन नष्ट हो जाता। अगला क्वेश्चन में आइए, काली मिट्टी यानी कि मृदा मतलब मिट्टी होता है, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मृदा, यानी कि रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। कौन सा मिट्टी को? काली मिट्टी को। इस काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मृदा है। निम्न में से पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन सा है? अच्छा बताओ, पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन होगा? बांगर। उसके बाद कौन होगा? खादर। जिसम की देखो बांगर और खादर कहाँ पे होता है? जिसम की यहाँ पे एगो एकदम से यहाँ निकला है नदी निकला, उसके बाद यहाँ से ऐसे ऐसे निकल रहा है, नदी निकल रहा, उसके बाद ऐसे ऐसे चल, जिसके यहाँ पे नदी के अगल में तट होता ना और गीली मट्टी होता, उस मट्टी को खादर बोलते हैं। और उसके बाद
और नदी के आसपास दूरी में जो मिट्टी सूखा सूखा होता है उसे बांगर बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं? बांगर मिट्टी बोलते हैं, बांगर। ठीक, जलोढ़ मिट्टी को बांगर। और जानता है नदी के किनारे ज़्यादा मात्रा में जलोढ़ मिट्टी ही पाया जाता है, क्योंकि जैसे कि खो पहले खो में खो आता है ना, तो इसीलिए खो पहले आ जाएगा, यानी कि नदी के किनारे खो आएगा, उसके बाद बो, खो के बाद आता है ना बो, इसीलिए बो बाद में आएगा। खो के पहले खो आएगा, उसके बाद पहले खो आएगा, उसके बाद बो आएगा, इसीलिए बांगर मिट्टी होता है। ठीक, इसके बाद आइए 7 नंबर क्वेश्चन में। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा मृदा निर्माण का कारक है? इसका आंसर कमेंट में जल्दी फटाक सुना दीजिए। 5 सेकेंड का मोहलत देते हैं, आपको टाइम देते हैं कि कमेंट में जल्दी पेश कीजिए। याद है तो जल्दी। निम्नलिखित में से कौन सा मृदा निर्माण का कारक है? जल्दी बताओ कौन होगा? देख रहे हैं कमेंट में कौन होगा, जल्दी बताओ। इनमें से सभी होगा। ठीक, जैसे में कि इनमें से के मतलब होता है, जैसे कि मिट्टी का निर्माण, मृदा का निर्माण के कारक पूछ रहा है, तो कारक के मतलब मृदा माने मट्टी कैसे बनता है? देखो चट्टानों से मिट्टी तो चट्टान से बनता है, जलवायु से बनता है, ये सब बनता है, जीव से भी बनता है, ये सब कारक है। इनमें से सभी होगा बउआ। कि जैसे में कि चट्टान से आ रहा है, ठीक, चट्टान से आ रहा है एकदम टकरा के बहुत सारा आएगा एकदम पानी, तो उससे एकदम मृदा का निर्माण होगा, यानी मिट्टी का निर्माण होगा। ये सबसे मिट्टी का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन आइए, अगला क्वेश्चन में आते हैं कि काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो पता है काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? झारखंड में अत्यधिक मात्रा में काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक, ये 2024 में पूछा गया ये प्रश्न। ठीक, अगला प्रश्न, निम्न में से किसे नवीन जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है? निम्न में से किसे नवीन माने नया, और जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है? देखो खादर, अभी तुरंत हम बताए हैं कि नदी के तट के जो गीली मिट्टी हो तो उसे खो से खादर कहते हैं, और पुरानी को नो से नवीन, नो से नया खादर, और पुरानी को बांगर। वो आएगा ना, खो के बाद क्या आएगा? वो, तो पुरानी के कहेंगे बांगर, ये समझा। उसके बाद आगे आते हैं, रेगुर किसे कहते हैं? यानी रेगुर एक मृदा है, यानी रेगुर मिट्टी किसे कहते हैं? काली मिट्टी को ही तो कहते हैं रेगुर मृदा। कहते हैं कि नहीं बउआ? हाँ कहते हैं। ठीक, मेढक को प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है? अभी तुरंत बोले हैं कि मेढक का जो प्रजनन प्रक्रिया होता है उसको कौन बाधित करता है, कौन नष्ट कर देता है, कौन खत्म कर देता है? कौन सा रासायनिक पदार्थ रहता है जो कि मेढक के प्रजनन क्षमता को खत्म कर देता? वो रासायनिक चीज़ है एंड्रीन। क्या है? एंड्रीन है। ठीक, अगला क्वेश्चन पर आइए कि भारत में पहाड़ों से भारी भूमि कितनी प्रतिशत है? भारत में पहाड़ों से भरी भूमि कितना परसेंट है? 30% है। कितना परसेंट है? 30% है। ठीक, पहाड़ों से भरी भूमि 30% है। अगला क्वेश्चन है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ होता है? तो आपको अभी बोले हैं कि मरुस्थलीय मृदा, जहाँ की मिट्टी उपजाऊ नहीं होती वहाँ पे मरुस्थलीय मृदा का विस्तार सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ? राजस्थान में देखना पड़ता है। बंजर भूमि ऐसी एकदम रेगिस्तान से रेगिस्तान होते रहता है। ठीक, अगला क्वेश्चन ये है कि बताओ प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में से कौन सी मिट्टी मिलती है? अभी तुरंत हम बोलेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में से कौन सी मिट्टी मिलती है ज़्यादातर? जलोढ़ मिट्टी। अभी तुरंत ने हम बोले हैं
कि कोई भी नदी से निकलती जाएगी, ओकर बलग में जलोढ़, पहले खादर निकलेगा ओकर बाद बांगर, लेकिन वो दोनों मिट्टी रहेगा जलोढ़ मिट्टी। ठीक, अगला क्वेश्चन आइए। अगला क्वेश्चन में भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है? तो जलोढ़ मिट्टी का। भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का? जलोढ़ मिट्टी का। ठीक, अगला क्वेश्चन कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? बांगर अभी तुरंत समझाए हैं कि कोई भी नदी से निकलता पहले खादर, नया रहता है खादर, उसके बाद पुराना हो जाता है बांगर, वो आता है तो बांगर। ठीक, उसके बाद लेटेराइट मृदा का रंग लेटेराइट मृदा का रंग कैसा होता है? लेटेराइट मृदा यानी कि लेटेराइट मिट्टी का रंग कैसा होता है? लो से लेटेराइट, लो से लाल होगा कि नहीं? एक ट्रिक बन गया, इसको हर में से याद हो गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे उपजाऊ भूमि कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी। क्योंकि भारत में सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी ही पाया जाता है और इसमें सबसे ज़्यादा जानबे करता है कि भारत कृषि प्रधान देश है, इसीलिए जलोढ़ मिट्टी रहेगा तभी ना कृषि ज़्यादातर होगा। इसी कारण से जलोढ़ मिट्टी उपजाऊ भूमि है। ठीक, काली मिट्टी उपयुक्त है, यानी कि कहाँ इसका उपयोग करते हैं? कपास के लिए काली मिट्टी के कहाँ पे उपयोग करते हैं? काली मिट्टी में कपास ज़्यादातर उपजाऊ होता है, इसीलिए काली मिट्टी का उपयोग कपास के लिए होता है। ठीक, अगला इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? महाराष्ट्र। निम्न में से बोला, यानी कि कोई भी 4 को दे दिया होगा ऑप्शन और मृदा बोल दिया कि कौन में, तब महाराष्ट्र में क्योंकि नदी अब ज़्यादा है, समुंदर के किनारे जो रहता तटीय रेखा, उसमें जानबे करता है काली मृदा पाया जाता है महाराष्ट्र में। ठीक, इससे आगे का प्रश्न हम